नमस्कार दोस्तों। बुधवार की सुबह और ओवरऑल मार्केट काफी ठीक है कंपैरेटिवली। अगर आप देखो तो 10 दिन के डाउन के रुपए के बाद ये ऊपर गया है, लेकिन 10 दिन का डाउनफॉल पहली बार ऐसा हुआ है, यानी लाइफ टाइम में। ओके, मार्केट के लाइफ टाइम पहली बार कि हम लोग 10 दिन तक नॉन स्टॉप गिरे हो। इवन 5 महीने का नॉन स्टॉप डाउनफॉल, वो भी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है। फर्स्ट टाइम यानी 28 ईयर्स के बाद ये रिकॉर्ड टूटा। तो इससे पता चला है कि किस तरह से डाउनफॉल हुआ है, और धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन की तरह ये डाउनफॉल हुआ है। लेकिन आज थोड़ा मार्केट अप है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 170 पॉइंट्स अप है। तो चलो थोड़ा आज रिस्पेक्ट है, लेकिन देखना रहेगा ये कितना टिकेगा। अभी भी इनहेरिटेंस वीकनेसेस है। ये थोड़ा कहते हैं ना कि बहुत गिरने के बाद थोड़ा बाउंस बैक आ रहा है, लेकिन ये रहेगा, सस्टेन रहेगा कि नहीं, वो प्रॉब्लम। क्योंकि मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सेंटिमेंट इसलिए बिगड़ा है क्योंकि ग्लोबली व्यूज अच्छे नहीं है। इवन आप ट्रम्प की पॉलिसी देखो, हर रोज कुछ ना कुछ बयान आते हैं, और अपने क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन आज हम लोग बात करने जा रहे हैं तीन दूसरे पीएसयू कंपनीज की। एक तो है एनटीपीसी, फिर पावर ग्रिड और एनएचपीसी। कल हमने ये सीरीज चालू की थी, कल से चालू की थी। कल हमने वो पीएफसी, आरईसी और आईआरडीए का किया था वीडियो। अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो अभी ये शायद इसके बाद और एक दो वीडियो में बनाऊंगा पब्लिक सेक्टर पे। ये क्यों वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ? क्योंकि आपको पता चले कि इन सब स्टॉक्स में क्या करना है। अगेन ये मेरे व्यूज है, ये रिकमेंडेशंस नहीं है। सो प्लीज खुद का एनालिसिस करके करना है। आगे मैंने डिफेंस के या रेलवे का और रिन्यूएबल्स के भी सीरीज निकाले थे, 3-3 वीडियो की। वो जरूर देख लें। तो सभी स्टॉक्स मैंने कवर किए थे। चले अभी बात करते हैं ये पावर स्टॉक्स के बारे में। और जैसे आपको पता है एनटीपीसी, पावर ग्रिड और एनएचपीसी बहुत बड़े स्टॉक है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो लार्ज कैप है, करेक्ट, लार्ज कैप 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है एनटीपीसी और पावर ग्रिड। तो ये बताता है कितनी बड़ी कंपनीज हैं। और नवरत्न टाइप की कंपनी है, क्योंकि क्या है कि सब कुछ उस पर ही डिपेंडेंट होता है। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट के बारे में बात करें और ये स्टॉक्स की बारे में, तो ये पहले से इतना कुछ भागे नहीं थे। ये जो भागे कुछ ही टाइम में भागे हुए, पिछले 4-5 साल में जो नॉर्मली सभी पीएसयू भागे, ठीक है, उसके पहले बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था। और क्यों अंडर परफॉर्म किया था? जैसे 2004 में एनटीपीसी लिस्ट हुआ। ओके, और आपको भी पता है वो सबसे बड़ी पावर जनरेटिंग कंपनी है। लेकिन वो नैरो रेंज में 2018 तक तो कुछ खास था ही नहीं। हाँ? वहीं के वहीं पड़ा रहता था, 100-150 के रुपए के बीच बीच में पड़ा रहता था। और बेसिकली उनका लो आरओई, कैपेसिटी जो एक्सपांशन होती है वो धीरे धीरे होती है, अगेंस्ट रिकवरी इतनी अच्छी नहीं होती, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी काफी रहता है। तो उसके वजह से एनटीपीसी ओवर द इयर्स ग्रो नहीं हुआ। इवन जब हम लोग पावर ग्रिड की बात करें, वो भी 2007 में लिस्ट हुआ, करेक्ट। अब पावर ग्रिड क्या है? ट्रांसमिशन, इंडिया की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी, 85% अगर बात करो ना, यानी एक बार पावर जनरेशन हो जाता है तो एंड कंज्यूमर तक जब जाता है, तो वो जो पूरा ट्रांसमिशन होता है वो पावर ग्रिड करता है। तो ओवरऑल उसका भी है ना ठीक ठाक परफॉर्मेंस, यानी धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली रहा ओवर द इयर्स। और वो भी 100 से 210 के बीच में घूमता रहा। लेकिन बाद में ट्रांसमिशन सेक्टर्स में काफी चेंजेस आए, उदय स्कीम आई, फिर पीडीएसएस आई। ये सब स्कीम के वजह से ना काफी, आरडीएसएस सॉरी, इनके वजह से थोड़ा इंप्रूवमेंट आने लगा। एनएचपीसी की बात करें तो एनएचपीसी आपको पता है कि वो थर्मल कंपनी, सबसे बड़ी थर्मल कंपनी है, यानी पावर जनरेशन में। और 2009 में लिस्ट हुई, लेकिन काफी साल तक अपने आईपीओ प्राइस के नीचे रही। वही एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम, लॉन्ग जेसेशन पीरियड होता है इन सब का। और यही दिक्कत होती है गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कि यार इग्नोरेंस बहुत होती है। ठीक है, चल रहा है वो, है ना, बाबू कल्चर। लेकिन काफी हद तक ये 4 साल में ये बाबू कल्चर चेंज हुआ। इसके वजह से आप देखो किस तरह से ये स्टॉक भागे। तो ये स्टॉक काफी अच्छे भागे, अच्छा खास अच्छा, यानी डिसेंट रिटर्न दिया है इन लोगों ने पिछले 5 साल में, इन सब कंपनीज ने। अगर हम लोग बात करें तो ये क्यों 4 साल में, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी का फोकस आ गया, तो अब एनटीपीसी एंड एनएचपीसी तो उसमें कूद गए। सोलर एंड विंड एनर्जी में उन्होंने एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया, तो वहां से एक रैली आई। एनटीपीसी ग्रीन नाम का एक, आपको पता है कि अलग से इन लोगों ने लिस्ट भी कर दिया आम। और एनटीपीसी ग्रीन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप देखना है देख सकते हो। ऑनेस्टली आई एम नॉट टू मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एनटीपीसी ग्रीन, क्योंकि जब उन्होंने लिस्ट किया ना, पहली बार देखा गवर्नमेंट ने पूरा प्रीमियम लेके लिस्ट किया, बहुत ही हाई लेवल पे लिस्ट किया है।
उस लेवल पे वापस जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। काफी सारे आईपीओस जो 2024 में आए ना, शायद अपना ऑल टाइम हाई टच ना कर पाए आगे जाके भी, क्योंकि जो वैल्यूएशन से वो लोग लिस्ट हुए थे, वो वैल्यूएशन से मोस्ट ऑफ द आईपीओ 50 to 60% गिर गए। इसलिए इन सब आईपीओ में थोड़ा बच के रहना है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ले लो। देखिए गवर्नमेंट रिफॉर्म्स भी, अभी दूसरा क्या हो कि ये 4 समय गवर्नमेंट रिफॉर्म्स बहुत आए, जैसे मैंने उदय स्कीम बोला, कि उदय स्कीम की वजह से जो ट्रांसमिशन होते हैं ना, उनकी रिकवरी में, रिकवरी तो नहीं लेकिन उनके लोन्स और वो सब होते हैं, तो वहां बहुत 75% लोन स्टेट गवर्नमेंट ने ले ली, और उसके सामने ना कम इंटरेस्ट रेट के बॉन्ड्स इशू कर दिए। तो वहां से पेमेंट का काफी हद तक ठीक ठाक हो गया, और डिस्कॉम को बहुत ही बड़ा फायदा हुआ। अगेन, जो री रेटिंग हुआ पीएसयू, उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बोला भाई बढ़ बढ़ के पीएसयू लो, और उसके वजह से आप देखो कि किस तरह से भागे। ऑफ कोर्स उनका स्टेबल कैश जनरेशन वो सब में भी काफी फर्क हुआ, लेकिन ओवर द टाइम इन सब ने, स्टॉक्स ने परफॉर्म पिछले 3-4 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया। अभी एक बात समझो कि ये कौन सी पॉलिसीज थी जिसके वजह, ये मैं क्यों आपको पूरा बैकड्रॉप दे रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि ये सब कंपनीज अभी क्यों भाग रही है, और अगर इसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं पॉलिसी में, तो इन सब कंपनीज को डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। एक तो जैसे मैंने बोला 2015 में उदय स्कीम आई थी, जो मैंने ऑलरेडी, जिसने पुश किया। फिर आरडीएसएस स्कीम आई, उसके वो, जैसे ये उदय स्कीम 2019 से आई थिंक आरडीएसएस स्कीम लागू हुई, उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ गया। फिर रिन्यूएबल फोकस हुआ 2020 से, तो उसमें 500 गीगावाट का टारगेट जो गवर्नमेंट ने दिया 2030 तक, उसमें एनटीपीसी और एनएचपीसी को काफी वो लोग एंटर हो, क्योंकि पावर ग्रिड को भी फायदा होगा ना अभी। लेकिन यहाँ जनरेशन की बात है, रिन्यूएबल जनरेशन, पावर जनरेशन में एनटीपीसी और एनएचपीसी को दे, पावर ग्रिड तो क्या ट्रांसमिट करता है। ओके, तो वहां काफी फायदा हुआ। एनएचपीसी हाइड्रो पावर में बेसिकली वो भी काफी हद तक रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करने वाले आगे जाके, लेकिन देखते कितना होता है। सो ओवरऑल अगर आप देखो ना, तो कि ये जो डिस्कॉम की जो क्रेडिबिलिटी, कैश कंच जो पोजीशन थी वहां सबसे बाणे ने, इसलिए इन सबका री रेटिंग हो गया। अगर नेटवर्क भी स्ट्रेंथिंग करे तो 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स में है। ओके, और पावर ग्रिड तो इंडिया का आपको पता है ट्रांसमिशन का नंबर 1 है, और आगे जाके भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। अगेन एनटीपीसी ने क्या किया कि भाई ये सब पावर जनरेट तो कर रहे वो लोग, तो फिर कोल माइनिंग में भी वो लोग काफी हद तक एंटर करने लगे। क्यों नहीं, तो कोल इंडिया पे ही रखना पता ना आपको, रिलायंस। तो इसलिए सोर्सिंग के लिए, अच्छे के लिए एनटीपीसी ने खुद की कोल माइनिंग चालू कर दी। एंड इवन एनएचपीसी और एनटीपीसी ने ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट्स भी रन करना चालू कर दिए। अब इस तरह से अगर आप देखो ना, तो काफी इंप्रूवमेंट आया है कुछ सालों में। लेकिन मेन है यहाँ से क्या ये इम्प्रूवमेंट रहेंगे, क्या यहाँ से ग्रो करेंगे। तो थोड़ा एक बार नजर डाल देते कि इनके पास क्या ऑर्डर बुक्स है और यहाँ से क्या लग रहा है। तो अगर हम लोग ऑर्डर बुक की भी बात करें, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर बुक है। तो ऑलरेडी एनटीपीसी की तो हम लोग 28 गीगावाट अंडर अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक की बात करें तो 1.7 टाइम्स ऑफ सेल्स रेशियो, यानी 2 साल की विजिबिलिटी है। पावर ग्रिड का भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं ऑर्डर बुक 60,000 करोड़ के आसपास है, उनका भी 1.6 टाइम्स ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक है ऑलरेडी। एनएचपीसी के पास 10,600 का मेगावाट का ऑलरेडी 1 लाख करोड़ का उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ हाइड्रो और सोलर प्रोजेक्ट्स। ओके, एंड यहाँ भी 2 से 2.5 गुना की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। सो इनके पास ऑर्डर बुक है, डिसेंट ऑर्डर बुक है, ऐसा नहीं बोल रहा। लेकिन क्या होता है कि ये सब कंपनीज मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, कि कुछ भी हो जाए वहां ज्यादा आएगा। हाँ, प्राइवेट प्लेयर्स है, जैसे टाटा पावर है, अदानी है, अदानी पावर है, अदानी ग्रीन है, वो सब है। लेकिन मेजर हर जगह अदानी या टाटा नहीं पहुंच पा रहे, तो इसलिए तो गवर्नमेंट के एंटिटीज है, तो डिमांड तो हमेशा रहेगी, और आगे जाके भी डिमांड रहने वाली है। और हमें मेन यहाँ से ये देखना है कि ये यहाँ से किस तरह से रिन्यूएबल सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। सो वो चीज देखनी पड़ेगी। अभी एक काम करते हैं, आप हम लोग ये ना इनका फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल में पता चले कि भाई क्या लग रहा है इनमें। सो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। बाय द वे, अगर आपने अभी तक हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।
एंड कोई भी क्वेश्चन हो गाइस प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं आज आपके काफी सारे क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ। चले तो अभी हम लोग बात करें तो ये स्टॉक्स कितने गिरे अपने टॉप से, तो एनटीपीसी की बात करूं, ये अपने टॉप से ऑलमोस्ट 28% गिरा है। पावर ग्रिड भी ऑलमोस्ट 29% गिरा है। एनएचपीसी ऑलमोस्ट 36% गिरा है। तो चले अच्छा खासा 30 के आसपास परसेंट ऑलमोस्ट गिर चुके हैं। पी इतने ज्यादा नहीं है इनका, देखो 14 है, 15 है, और अगर आप 3 साल का या 5 साल का एवरेज देखें तो हाँ थोड़ा आगे है, लेकिन बाद में इन लोगों का इंप्रूवमेंट भी हुआ है। तो पी इस तरह से पी रेशियो इतना ज्यादा दिख नहीं रहा है। हाँ फिर ईवी बाई ईबिटा भी देखो 9 और 8 टाइम्स है। ये दो खास देखते हैं। ऑफ कोर्स डेट टू इक्विटी है, लेकिन गवर्नमेंट एंटिटी है तो वो सब तो चलता रहेगा। एनएचपीसी की बात करो तो उसका थोड़ा हाई पी है कंपेरेटिवली। तो अगर 27 का है ऑलमोस्ट, और ओवर द इयर्स इसका कम था, तो एनएचपीसी का काफी अच्छा खासा ना वैल्यूएशन में जंप आया था। अगर हम लोग इनकी रिटर्न की बात करें तो रिटर्न की अगर बात देखो तो आप सॉरी, तो रिटर्न में देखो 5 साल में एनटीपीसी ने 24% का सीएजीआर रिटर्न दिया, नॉट बैड एट ऑल आफ्टर द फॉल वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि इस साल तो 12% डाउन है। अगर हम लोग पावर ग्रिड की बात करें 18% का ग्रोथ है, इस साल 13% डाउन है। तो 18 और 24, 18 ठीक है, डिसेंट रिटर्न है। इवन अगर आप लोग एनएचपीसी का भी 27%। तो ये सब कंपनी ने कुछ सालों में डिसेंट रिटर्न इसलिए दिया है क्योंकि एक प्रीमियम का भी, जैसे हमने बोला ना, पी रेशियो जो एवरेज था उससे 40 से 50% बढ़ गया, और और एनएचपीसी में तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है। इसके वजह से ईपीएस इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो क्या है, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखो 16% है, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 10% है। इवन पावर ग्रिड का 4 और 7% है। इवन एनएचपीसी का देखो 3 साल का सेल्स ही नहीं बढ़ा है और प्रॉफिट से 3 साल। तो यहाँ देखो यहाँ कितना प्रीमियम बढ़ गया, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपका वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ा है, यानी पी रेशियो बढ़े, उसके वजह से आपके स्टॉक प्राइस बढ़े हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, क्योंकि अगर आप देखो क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर डीजल भी इतने खास नहीं है, नेगेटिव ही जा रहा है। ठीक है, और एनएचपीसी का तो ऑलमोस्ट 52% ईयर ऑन ईयर रिजल्ट आया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इतना कुछ खास नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनएचपीसी का नेगेटिव, एनएचपीसी का इस बार का रिजल्ट काफी नेगेटिव था, इतना अच्छा था नहीं। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी चल तो देखा आपने किस तरह से प्रीमियम बढ़ा, क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन बढ़ी कि ये तीन कंपनी अच्छा चले, इसलिए डिसेंट रिटर्न दिया है पिछले 3 से 5 साल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ इतना खास बढ़ नहीं रहा है। चले अभी हम लोग बात करते हैं कि भाई यहाँ से क्या लग रहा है और क्या होना चाहिए जिससे ये स्टॉक प्राइस बढ़ सकते हैं। तो मेन चीज है कि अगर आप इनकी जो करंट कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो अगर बढ़ाते और यूटिलाइजेशन बढ़ाते, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अभी जैसे एनटीपीसी की 75,000 मेगावाट की कैपेसिटी, उसका यूटिलाइजेशन 77%, विच इज गुड। पीजीआईएल का यानी पावर ग्रिड का ऑलमोस्ट 1,77,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन से, जो आगे जाके काफी बढ़ाने वाले हैं, और एनएचपीसी का 7,200 मेगावाट का है। सो यहाँ से एक्सपांशन की बात करें तो एनटीपीसी प्लान कर रहा है कि हर टाइम ऑलमोस्ट 5 गीगावाट पर ईयर ऐड करे, और उनका टारगेट है 2032 में 130 गीगावाट का। बहुत ही बड़ा टारगेट है। यानी अगर आप बात करो कि भाई गवर्नमेंट का 500 गीगावाट का टारगेट है 2030 से 2032 में, तो 130 तो एनटीपीसी दे रहे हैं। तो एनटीपीसी का तो बहुत बड़ा टारगेट है यहाँ से। पावर ग्रिड का भी ऑलमोस्ट ना उन्होंने प्लान किया 60,000 प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने का ट्रांसमिशन में। ऑफकोर्स अगर एनटीपीसी इतना बढ़ा रहा है तो भाई पावर जनरेशन होगा तो कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर को तो जाना तो चाहिए ना। तो वहाँ पावर ग्रिड आएगा, और उन्होंने ऑलमोस्ट 60,000 के प्रोजेक्ट प्लान किए हुए। एनएचपीसी भी ऑलमोस्ट अपना 2030 में 15,000 मेगावाट का ऑलमोस्ट ना डबल कैपेसिटी करने वाले हैं। यानी 15,000 गीगावाट, मेगावाट नॉट गीगावाट ना, मेगावाट तक वो जाने का प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ से बेसिकली अगर देखे तो प्लान्स तो बड़े हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, इंडियन इकोनॉमी बढ़ने वाले, तो ये सब बढ़ेंगे। पावर जनरेशन यहाँ से 5 से 6% से बढ़ेगा। एनर्जी ट्रांसमिशन का जो 500 गीगावाट का है, तो वो अचीव करने का इन लोगों को गवर्नमेंट तो पुश करेंगे, क्योंकि तो गवर्नमेंट
अपनी कंपनीज को पुश कर सकती है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल रही कि अदानी भाई तू प्लांट पे प्लांट लगा, टाटा तू प्लांट पे प्लांट, नहीं ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट अपनी एंटिटी को ज्यादा पुश करे, तो इसलिए गवर्नमेंट का जो टारगेट है उसको सफाइज करने के लिए इन कंपनी को ग्रो करना बहुत ही जरूरी, तभी ये 500 गीगावाट का टारगेट अचीव होगा। अब वो गवर्नमेंट उस तरह से सपोर्ट भी करेंगे आपको, यानी न्यूक्लियर, अच्छा दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी, फिर ट्रांसमिशन और इवन स्टोरेज में वो सपोर्ट करेगी। और न्यूक्लियर का मैं कहना भूल गया, न्यूक्लियर में भी एनटीपीसी और वो सब प्लांट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो इन लोगों के प्लान बड़े हैं, लेकिन मेन चीज हुई कि इतना कितना एग्जीक्यूशन करते हैं। सालों से इन्होंने एग्जीक्यूशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ से क्या एग्जीक्यूशन कर सकते हैं? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू आस्क दिस टाइप ऑफ कंपनीज, बिकॉज अगर ये एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर बुक लेके फायदा क्या है? मोनोपोली तो उनको मिलने वाले, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विच ऑल दिस कंपनीज आर फेसिंग ओवर द टाइम। मेन चीज अभी का, आप ये जो स्टॉक प्राइस बढ़ा है ऐसा मत समझो कि ये हमेशा बढ़ता रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तब एक बड़ा रश था, तो वो अभी चला गया। यानी यहां से भी अगर आप बात करो कि भाई किस तरह से यहाँ से ग्रो हो सकता है, तो यहाँ से एक ही तरह से ग्रो हो सकता है कि वो कैपेसिटी बढ़ाए, जनरेशन यानी और जनरेशन करे, और ऑफ कोर्स डिलीवर करे और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाए। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली। ऑफ कोर्स एट्रैक्टिव तो है। अगर मुझे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव की बात करो, तो ऑनेस्टली इन लोगों का काफी हद तक नो नीचे स्टॉक आ गए, तो डिसेंट रिटर्न आप 12-15% सोचो तो हो सकता है। अब वो 25% से ग्रो वो होगा कि नहीं, वो थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था Q3 का, वो इतना अच्छा नहीं था तीनों कंपनी का। और उनका जैसे एनएचपीसी का तो प्रॉब्लम था कि सुबन सीरी प्रोजेक्ट था वो पूरा डिले हो गया, तो वो 2025 में होगा, उसके वजह से भी उनका काफी प्रॉब्लम आया। तो आपको इस तरह से देखना है कि ये एक स्टेडी रिटर्न के लिए करना है, उसमें भी धीरे स्लोली स्लोली टॉर्टोइस की तरह भागेंगे, वापस भागने नहीं वाले, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो चीज भाग चुकी है ऑलरेडी मार्केट में, उस चीज को वापस भागने के लिए थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो ये, क्योंकि हर एक लेवल पे चलेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि बाकी सब पैरामीटर्स में तो ठीक ठाक ही लग रहा है। तो इस तरह से देखिए, बाय द वे, ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, खुद का रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। यस, बट दिस इज व्हाट माय व्यू इज। ओके, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ये डिस्क्लेमर देना मेरा काम है, खुद का रिसर्च करना जरूरी है। बाय द वे, आपको भी हमारे रिसर्च पे अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आप हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हो। आपके लिए मैंने फ्री गिफ्ट कमेंट बॉक्स में रखी है, प्लीज ले लीजिएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। मैं बहुत सारी कंपनीज में ट्राई करता हूँ आपको बताने के लिए, रीजन वो ये कि आपको पता चले कि उन कंपनीज में क्या करना है, अपने आप रिसर्च करके। ओके, आपके क्वेश्चन जरूर डाल दीजिए, अभी मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो आपके पेंडिंग है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, सॉरी मैंने ओपन ही नहीं किया, मैं जरा ओपन कर लेता हूँ। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आई ट्राई टू टेक एज मच एज पॉसिबल। अभी और दो वीडियो मैं पब्लिक सेक्टर पे बनाऊंगा, एक या दो वीडियो तो मिनिमम। मैं प्लान कर रहा हूँ कल ऑयल कंपनीज के बारे में बात करने की। ओके, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग, उन सब पे। तो अगर आप चाहते हो कि कोई सेक्टर या कोई स्टॉक लो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालेगा, आई विल टेक इट। चलिए, 1 मिनट, लेट मी टेक द क्वेश्चन। हाँ, हाँ, समन यू 5 बोले, थैंक्स फॉर द वीडियो मच अवेटेड, आई एम होल्डिंग 44 REC। ये कल के वीडियो पे बात कर, PFC REC IRD का, IREDA का मैंने वीडियो जो रिलीज किया था। 44 REC 500 लॉस, शुड आई सेल? आई थिंक आप समन यू आपको वेट करना चाहिए, कोई सेल करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा वेट कर लो। ऑफकोर्स मार्केट कब रिकवर होगा पता नहीं है, आज थोड़ा रिकवर होगा, टाइम लगेगा, ऊपर के लेवल पे सेलिंग प्रेशर होगा। लेकिन समझ यू REC इज, आई थिंक, इफ यू आस्क मी, इज बेटर स्टॉक। ओके, तो PFC REC में इनके रेशियोज देख लो सभी तरह से, तो मुझे REC थोड़ा ठीक लग रहा है ज्यादा, लेकिन खुद का रिसर्च कर लेना। बट यस, आई थिंक यू शुड वेट फॉर सम टाइम। ओके, चाइना गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, आई एग्री। अर्पण अर्पा 1768, यस, चाइना एक बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है गाइस, क्योंकि उनका वैल्यूएशन बहुत, यानी हम लोग अगर 22 के पी पे खड़े, 21-22 के पे, वो खड़ा है 14 के पी पे अभी। आप सोच लो कि कितना अंडर वैल्यूड है।
और वहाँ टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रहा है और सब कुछ, ये डीप सीक के आने के तो पूरा चेंज हो गया है चाइना। बहुत फ्लो जा रहा है वहाँ। वो ऑफ कोर्स ये हेडेक रहने वाला है, बहुत सालों के बाद ड्रैगन जागा है, ऑलमोस्ट 5-6 साल बाद। तो ये ड्रैगन जल्दी सोएगा नहीं ऐसा लग रहा है, और इन लोगों ने काफी सारे स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस किए, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। चेतन मेहता, इंडिया जीडीपी जीएसटी इकोनॉमी धीरे धीरे सुधरेगा, सब फैक्ट्री डिस्काउंट बहुत बड़ा लिखा है, ऑल इज वेल विद इन मार्च एंड 23,000 पक्का। सब चार्टीज तेजी में तेजी ओके, इंडिया समझो, इंडिया स्ट्रांग है वर्ल्ड मार्केट के लिए। ओके, तो बेसिकली ये इन्होंने लिखा था, मैंने एक शॉर्ट रिलीज किया था कि क्या मार्केट 21,000 जाएगा, उस पर उन्होंने लिखा है। देखो, अगर 23,000 चेतन मेहता जी जाता है तो बहुत खुश हूंगा, मैं भी खुश हूंगा यार, क्योंकि एट द एंड हमारे भी 4,500 से क्लाइंट इन्वेस्ट करके बैठे हुए, तो मैं तो चाहता ही हूँ ऊपर जाए। तो लेकिन क्या है कि सेलिंग प्रेशर इस तरह से है, इसलिए मैं बोल रहा था कि शायद जा भी सकता है कुछ। मार्केट में हमें पता नहीं था कि 22,000 टच होगा, हो गया ना। तो 21,000 को भी इग्नोर नहीं कर सकते। बट यस, यू आर राइट, 21,800 से 22,000 में सपोर्ट भी बहुत है। जैसे वो पता है ना, 22,800 का बहुत सारा बड़ा सपोर्ट था, 3 वीक तक, 2 वीक तक वही बातें चल रही थी। तो इस बार ये भी है, लेट्स होप कि ये सस्टेन और नीचे ना आ जाए, बट यू नेवर नो, क्योंकि थिंग्स आर नॉट गुड। एंड सबसे बड़ा जो दिक्कत लग रही दो दिक्कत मुझे अभी सबसे बड़ी लग रही है। एक तो चाइना फैक्टर, तो सॉरी गाइस, 1 मिनट। एक तो चाइना फैक्टर तो मैंने बोल ही दिया। दूसरा, ये ट्रम्प की पॉलिसी, ट्रम्प साहब क्या सडनली बोल देंगे 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैक्स में इंडिया पे टैक्स कितना लगे, वो सब के वजह से थोड़ा अभी भी टेंशन है। और ये ट्रेड वॉर चल रहा है ना, उससे किसी को फायदा नहीं है। यूएस के भी काफी हद तक ना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सब होगा, तो उनको भी काफी दिक्कत आने वाली है। जो उनके भी इकोनॉमिस्ट ने बोला है कि सिटी ग्रुप ने बोला था कि 1% से जीडीपी कम हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अकेले मैक्सिको, चाइना या कनाडा को मार पड़ेगी, इनको भी अच्छी खासी मार पड़ेगी। लेकिन इस बार आज सुबह ही वो चल रहा था, ट्रम्प ने जॉइंट पार्लियामेंट को सेशन में बोल रहा था, वो बोल रहे थे कि ये सब तो शुरुआत है, विल मेक इंडिया, नॉट इंडिया सॉरी, यूएस ग्रेट अगेन। तो वो सब बातें तो चल रही है यार, लेकिन पता नहीं ये कहाँ जाके, क्योंकि अगर इससे क्या होगा कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाता है तो आरबीआई वापस रेट कट नहीं करेगा। आरबीआई रेट कट, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, आरबीआई नहीं, फेड रेट कट नहीं करेगा। तो सॉरी, जल्दी जल्दी बोलने में कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। तो फेड अगर रेट कट नहीं करेगा तो मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहां का इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और फेड कट नहीं करेगा तो इंडिया रेट कट करे तो भी कोई फायदा नहीं है। सो यू नीड फेड रेट कट, जो एक की आशा थी वो भी चली जाएगी। ओके, डॉक्टर प्रकाश के कातरिया, आई हैव फॉरवर्डेड मनी फॉर मेंबरशिप, यस आई थिंक, डॉक्टर प्रकाश, आई थिंक माय माय टीम मस्ट हैव कांटेक्टेड यू, अगर नहीं है तो मैं उनको बोल दूंगा फॉर श्योर। ओके, भाई जान, आप लोगों को भी देखना है तो गाइस हमारे सर्विसेज देख सकते हो। अच्छा, मैं कहना भूल गया, आज शाम को वी हैव अ लाइव सेशन, इफ यू वांट आई गिवन द लिंक बिलो, प्लीज डू अटेंड दैट सेशन। ओके, प्लीज डू अटेंड, इट विल बी अ वंडरफुल सेशन, जहाँ मैं बताऊंगा आपको किस तरह से पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है। So, what can be the most probable reason is why the galaxy suffer can given the returns anything? फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संजीव हेगड़े गैलेक्सी में, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि पूरा मार्केट ही डाउन है। दैट इज द वन मोर रीजन। उनके, हाँ, उनका सेल्स भी थोड़ा डाउन था। ये तो भी इतना भी बुरा स्टॉक नहीं है, संजीव जी, आपको, आप अगर होल्ड कर पाओ तो थोड़ा होल्ड कीजिएगा, बट यस, slowly and steadily things will go better, but yes, it will take some time. So ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, लेकिन मार्केट ही गिर रहा है तो क्या करें। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। चलिए, तो यहाँ तक रखते हैं गाइस, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जैसे मैंने बोला, आज शाम को 8 बजे सेशन है, जरूर अटेंड कीजिएगा, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम, सी यू देन, बाय बाय। मैंने लिंक दी होगी कमेंट बॉक्स में, क्लिक करके एनरोल कर लेना। चलिए।